आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर है मानव तंत्र, उसके अंतर्गत अंतःस्रावी तंत्र जिसे हम एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। बॉडी का जो कंट्रोल होता है, शरीर का समन्वय है, वो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों के द्वारा संपन्न होता है। अगर हमें तुरंत इफेक्ट चाहिए तो हम तंत्रिका तंत्र उस टाइम काम करेगा, और इफेक्ट लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए तो उस टाइम अंतःस्रावी तंत्र कार्य करेगा। अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? ये नलिका विहीन होती हैं जो हार्मोन को सीधे रक्त में स्रावित करती है और रक्त के द्वारा वो हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है। इस चैप्टर में जिन अंतःस्रावी ग्रंथियों का हम अध्ययन करेंगे वो है हमारी पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल ग्रंथि जिसे हम अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं, अग्नाशय, अंडाशय और वृषण, ये सारी ग्रंथियां इस चैप्टर में हम देखेंगे। ऊपर की जो 6 ग्रंथियां हैं वो हमारी ओनली प्योर अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो अपने हार्मोन को सीधे ब्लड में सीक्रेट करती हैं। लेकिन जो नीचे की 3 ग्रंथियां हैं हमारी 7वें नंबर की अग्नाशय, अंडाशय और वृषण, ये तीनों ग्रंथियां ये अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह भी कार्य करती है, हार्मोन भी सीक्रेट करती है ब्लड में डायरेक्टली, और वो बहिस्रावी की तरह कार्य भी करती है। यानी ये कुछ ऐसे रस स्रावित करती हैं जो किसी नलिका के द्वारा अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचते हैं। तो ऐसी ग्रंथियों को हम क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि, जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती हैं। तो ये तीनों नीचे वाली जो ग्रंथियां हैं मिश्रित ग्रंथियां हैं, और ये सवाल एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो हमें ध्यान रखना है कि मिश्रित ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। अब हम बात करें कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो फर्स्ट नंबर की जो है वह हमारी अंतःस्रावी जितनी भी ग्रंथियां हैं उसमें सबसे छोटी ग्रंथि है, और सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है हमारी थायराइड ग्रंथि। ये हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सब ध्यान रखना, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगर सवाल ऐसा पूछा जाए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो शरीर की वो है हमारी यकृत, जिसे इंग्लिश में हम लीवर भी कहते हैं। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो वो कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। सबसे पहले हाइपोथैलेमस की पोजीशन होती है अग्र मस्तिष्क के डायेनसेफेलम भाग में। हाइपोथैलेमस जो होता है वो पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करता है। जैसा कि हमें सबको पता है कि पीयूष ग्रंथि है वो अन्य सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है, इसलिए हम इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और हाइपोथैलेमस है वो पीयूष ग्रंथि पे भी कंट्रोल करता है, इसलिए इसे हम मास्टर ग्रंथि या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। जैसे कि नॉर्मल एग्जाम्पल दूं मैं आपको, जैसे कि बच्चों पे कंट्रोल करता है टीचर, और टीचर पे कंट्रोल कौन करता है? स्कूल का प्रिंसिपल। तो यहाँ पे टीचर हमारी पीयूष ग्रंथि हो गई और प्रिंसिपल हाइपोथैलेमस हो गया, और बाकी सारी ग्रंथियां हैं वो स्टूडेंट्स हो गए। अब इस कार्य के लिए जो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो 2 होते हैं। पहला है मोचक हार्मोन जिसे हम रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं, और दूसरा है निरोधी हार्मोन जिसे हम इनहिबिटरी हार्मोन भी कहते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है, रिलीजिंग हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि को हार्मोन सीक्रेट करने के लिए प्रेरित करता है, और जो इनहिबिटरी निरोधी हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि को के हार्मोन को स्राव को रोकने का कार्य करता है। अब हम बात करेंगे पीयूष ग्रंथि की, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। यह हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसका जो अन्य नाम है वो मास्टर ग्रंथि भी है। मास्टर ग्रंथि नाम इसका क्यों पड़ा? क्योंकि ये शरीर की अन्य सारी ग्रंथियों पे कंट्रोल करती है, इसलिए हम इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं या मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा भी कहते हैं। इसकी पोजीशन देखें तो यह मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के पास स्थित होती हैं। इसकी संरचना मटर के दाने के समान होती है, और इससे जो सीक्रेट होने वाला हार्मोन है वो है पिट्यूटरी हार्मोन। इसका जो इंग्लिश नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे हम इस हार्मोन का नाम अच्छे से याद कर सकते हैं। इससे और भी कई हार्मोन सीक्रेट होते हैं, टोटल 9 हार्मोन होते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक में ओनली उनके नाम दिए हुए हैं, लेकिन हम इनके जनरल फंक्शन भी देखेंगे क्योंकि ये हमारे बॉडी पार्ट से रिलेटेड है। तो इससे जो हार्मोन 2 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट होते हैं। कुछ हार्मोन तो अग्र पीयूष जिसे हम एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं से सीक्रेट होते हैं, और कुछ हार्मोन पश्च पीयूष जिसे न्यूरोहाइपोफाइसिस भी
कहते हैं, उससे सिक्रेट होते हैं। तो शॉर्ट में हम इसको, मैंने एक ट्रिक बताई है आपको, गलत FM पे, ठीक है, इससे याद कर सकते हैं। और इससे सिक्रेट होने वाले हार्मोन को हम OA से याद कर सकते हैं। G से क्या हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन, जिसे हम हिंदी में कहेंगे वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक। नाम से दिख रहा हमें कि ज्यादा सिक्रेट होगा तो ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, और सिक्रेट कम होगा तो ग्रोथ हमारी कम हो जाएगी। तो इसकी कमी से हमारी बौनापन हो जाएगा, ग्रोथ कम हो जाएगी, लंबाई कम हो जाएगी। और इसकी अधिकता से बिनकायिता यानी दानवाकार आकृति हो जाएगी, हमारी साइज जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट है L फॉर है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे हम शॉर्ट में LH भी कहते हैं। यह सेक्स हार्मोन को प्रेरित करता है सिक्रेशन के लिए। नेक्स्ट है हमारा A फॉर हो जाएगा एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यानी जो एड्रिनो से हो जाएगा हमारा एड्रिनल ग्रंथि, और कॉर्टिको से हो जाएगा कॉर्टेक्स, यानी एड्रिनल ग्रंथि से जो कॉर्टेक्स पार्ट से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उसको ये ACTH प्रेरित करता है। नेक्स्ट आता है हमारा T फॉर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम थायराइड प्रेरक हार्मोन भी कहते हैं, या T। अब हम देखेंगे T फॉर है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, जिसे थायराइड प्रेरक हार्मोन भी कहते हैं। तो थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन सिक्रेट होने वाले होते हैं वो इससे प्रेरणा लेकर के, इससे प्रेरित होकर ही सिक्रेट होते हैं। नेक्स्ट आता है F फॉर है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम FSH भी कहते हैं। M फॉर है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी MSH, इससे मिलेनिन वर्णक जो है वो प्रभावित होता है। मिलेनिक वर्णक का क्या कार्य होता है, यह वर्णक हमारी त्वचा का रंग कंट्रोल करता है। अगर इसकी मात्रा ज्यादा है तो हमारी त्वचा का रंग गहरा हो जाता है, यानी काला हो जाता है, और इसकी मात्रा अगर कम है तो हमारी त्वचा का रंग गोरा होता है। और कई बार तो क्या होता है कि ये वर्णक अगर पूरी बॉडी पे फैल जाता है, और पूरी बॉडी पे न फैल के अगर इकट्ठा होकर चकत्तों या तिल के रूप में भी यह सीमित हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम P से है प्रोलैक्टिन हार्मोन, यह दुग्ध जनक हार्मोन है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि दूध में लैक्टिक एसिड होता है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ये दूध को स्त्राव को प्रेरित करता है। O फॉर है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, यह प्रसव पीड़ा व दुग्ध स्त्राव में सहायक है, यानी डिलीवरी के टाइम जो लेबर पेन चलते हैं वो इस हार्मोन की वजह से चलते हैं, और बच्चा होने के बाद में जो माता के दुग्ध स्त्राव होता है वो भी इस हार्मोन की वजह से होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन है कि दुग्ध जनक को प्रेरित करता है, और ये हार्मोन दुग्ध स्त्राव करता है, यानी दूध मिल्क का सिक्रेशन करता है। नेक्स्ट आता है हमारा A फॉर है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, जिसे हम ADH भी कहते हैं या वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये जल के पुनरावशोषण का कार्य करता है। नेक्स्ट ग्रंथि आती है हमारी पीनियल ग्रंथि, इससे स्रावित हार्मोन का नाम है मेलेटोनिन हार्मोन। इसका कार्य क्या होता है, यह दैनिक जीवन के कार्यों का नियमन करती है, यानी जो डेली जो हमारे कंट्रोल होने वाले हार्मोन कार्य होते हैं उनको देखती है। जैसे कि मान लो कि सोने का टाइम हो जाता है तो जरूरी नहीं कि हम घड़ी में देखें तो ही हमें नींद आने लगेगी। शाम होते ही जिस टाइम अगर मान लो हमारी 9 बजे सोने की आदत है तो 9 बजने के आसपास हमें अपने आप नींद आना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार यह हमारे दैनिक जीवन के कार्य होते हैं उनका कंट्रोल करती है, इसलिए हम इसको जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। ग्रंथि जिसे हम अवटु ग्रंथि भी कहते हैं, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि है। यह श्वास नली के, जिसे ट्रैकिया भी कहते हैं, इसके दोनों ओर स्थित होती है। इसकी संरचना इंग्लिश के H आकार की या तितली के आकार की होती है। इससे स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम इस ग्रंथि के नाम से ही मिलता जुलता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। अब हम बात करेंगे इस हार्मोन के कार्य की। सबसे पहला कार्य है कि थायरोक्सिन हार्मोन उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। उपापचयी क्रियाओं से नियंत्रण का मतलब क्या है कि यह हमारी बॉडी की BMR रेट को कंट्रोल करता है। BMR की फुल फॉर्म है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है कि जब हम कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं, आराम विश्राम की अवस्था में है, उस समय हमारी बॉडी को कितनी कैलोरी की जरूरत होती है उसे हम कहते हैं BMR रेट। इसको कंट्रोल कौन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन। दूसरा इसका कार्य है
यह शारीरिक, मानसिक व जननिक वृद्धि में भी सहायक है। अब इसकी कमी से होने वाले रोग देखेंगे। पहला है हाइपोथायरॉयडिज्म, सेकंड है अवटुवामनता जिसे हम क्रिएटिनिज्म भी कहते हैं, मंदबुद्धि, नेक्स्ट है गलगंड या घेंगा रोग जिससे हम गोइटर भी कहते हैं। तो ये चार रोग थायराइड ग्रंथि की कमी से होते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी अधिकता से होने वाले रोग। इसकी अधिकता से हाइपरथायरॉयडिज्म नामक रोग होता है। नेक्स्ट ग्रंथि आती है पैराथायराइड ग्रंथि जिसे परा आउटो ग्रंथि भी कहते हैं। इस हार्मोन इससे स्रावित होने वाला हार्मोन है पैराथार्मोन और यह थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे स्थित होती है। इस हार्मोन का कार्य है रुधिर में कैल्शियम व फॉस्फेट के स्तर का नियंत्रण करना। इस हार्मोन की कमी से पिटूटरी नामक रोग होता है। अब हम चर्चा करेंगे अधिवृक्क ग्रंथि या एडिनल ग्रंथि। इस ग्रंथि का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह ग्रंथि जो वृक्क है जिसे हम किडनी कहते हैं वृक्क के ऊपरी भाग में स्थित होती है, तो अधिवृक्क नाम वृक्क के ऊपर स्थित होने की वजह से पड़ा है। इस ग्रंथि से दो हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला है एड्रेनलिन हार्मोन जिसे एपिनेफ्रिन कहते हैं और दूसरा है नॉर एड्रेनलिन हार्मोन जिसे नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं। इस हार्मोन को हम इमरजेंसी हार्मोन या आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं और 3F फियर, फ्लाइट एंड फाइट ये भी इसको कहते हैं। अब ये सारे नाम क्यों पड़े, इसके कार्य के आधार पर पड़े हैं। इसका कार्य है आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित रखना मानव को। जैसे कि मान लो हमारे पीछे शेर पड़ जाए, तो शेर पड़ जाता है तो क्या होता है कि पहले तो हमें डर लगता है, फिर डर लगने के बाद में हम सोचते हैं कि शेर से हम लड़ तो सकते नहीं है, तो जीवन बचाने का क्या रास्ता है कि वहां से भागो। फिर हम पूरी जी जान लगा के, पूरी ताकत लगा के दौड़ना शुरू करते हैं और इतना तेज दौड़ते हैं कि हम नॉर्मली कोई बोले कि आप दौड़ो तो इतना तेज हम नहीं दौड़ सकते। तो उस टाइम जो हमारी दौड़ने की जो शक्ति है वो कैसे आई? जो ये एड्रेनल ग्रंथि से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारी बॉडी के और जो कार्य होते हैं उनको एक बार कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं और हमारे शरीर की जितनी भी ऊर्जा होती है वो हमारे उस टाइम यहाँ पे दौड़ने के लिए काम में आती है और शरीर का जो ब्लड है वो भी सारा मोस्टली जो है उस साइड फ्लो होने लगता है। इस वजह से हमारे में इतनी शक्ति आ जाती है कि हम इतना तेजी से दौड़ पाते हैं। तो ये हार्मोन, इसलिए इसको हमने फियर, फ्लाइट और फाइट का, या पहले डर लगेगा तो या तो हम वहां से भागेंगे और या अगर हम वहां लड़ाई कर सकते हैं उस कंडीशन से तो हम वहां पे फाइट करेंगे। ठीक है, तो ये ग्रंथि है जिसको हम इमरजेंसी हार्मोन, इसके हार्मोन्स के नाम इमरजेंसी हार्मोन है, करो या मरो का हार्मोन है और 3F हार्मोन, इस वजह से इसके ये नाम पड़े हैं। नेक्स्ट ग्रंथि आती है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि हृदय के पास महाधमनी के ऊपर स्थित होती है और इससे स्रावित होने वाला हार्मोन इस ग्रंथि से नाम से ही मिलता जुलता है, थाइमोसिन हार्मोन। इस हार्मोन का कार्य होता है शरीर की प्रतिरक्षा विकसित करना और यह युवावस्था में लुप्त हो जाती है। इसीलिए हमें मालूम है, कहते हैं ऐसे कि बच्चों की इम्यूनिटी ज्यादा होती है, उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है और क्योंकि इनमें थाइमस ग्रंथि विकसित होती है और धीरे धीरे ये ग्रंथि लुप्त हो जाती है। अब तक जो हमने ग्रंथियां देखी थी वो सारी सिर्फ अंतःस्रावी की तरह ही कार्य करती हैं। अब जो हमें 3 ग्रंथियां पढ़ रहे हैं, अग्नाशय ग्रंथि, वृषण और अंडाशय, ये तीनों ग्रंथियां मिश्रित ग्रंथियों की तरह कार्य करती हैं, यानी बहिस्रावी की तरह भी कार्य करेगी और अंतःस्रावी की तरह भी कार्य करेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे अग्नाशय ग्रंथि की या पैंक्रियास। इसकी पोजीशन होती है आमाशय यानी स्टमक व छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में स्थित होती है। इससे बहिस्रावी के रूप में पाचक रस स्रावित होते हैं। ये पाचक रस नलिकाओं के द्वारा छोटी आंत में डुओडिनम हिस्से में जाते हैं और भोजन का पाचन करते हैं। जो छोटी आंत है हमारी उसके डुओडिनम में अब हमारा आता है कि अंतःस्रावी की तरह कैसे वर्क करती है। अंतःस्रावी के लिए इसमें लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं का कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, वो अलग अलग हार्मोन सीक्रेट करती हैं और उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फा कोशिका की। अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन हार्मोन सीक्रेट होता है। इसका कार्य क्या है? यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोजिनोलाइसिस। ग्लूकोजिनोलाइसिस, इसमें हम देख रहे हैं कि पीछे हमारे लाइसिस वर्ड आ रहा है, तो जिसके भी पीछे लाइसिस वर्ड आता है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन करना उस चीज का। तो यहाँ पे ग्लाइकोजन के पीछे लाइसिस वर्ड लग रहा है, तो यहाँ पे किसका ब्रेक डाउन हो रहा है? ग्लाइकोजन का। और ये ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज में चेंज हो रहा है। ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है कि एक्स्ट्रा अगर ग्लूकोज है हमारे पास में, तो इन फ्यूचर हम उसको यूज कर सकें, तो बॉडी ग्लूकोज को तो स्टोर कर नहीं सकती, तो ग्लूकोज को यह ग्लाइकोजन में चेंज करती है और वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। तो फ्यूचर में कभी भी हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है तो हम वापस इस ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज में चेंज करते हैं और ऊर्जा हमें इससे प्राप्त हो जाती है। तो ये हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जो फ्यूचर के लिए हम स्टोर करते हैं। इस ग्लाइकोजिनोलाइसिस से ही मिलता जुलता एक वर्ड होता है ग्लूकोनियोजिनेसिस। ग्लूकोनियोजिनेसिस, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं करना है। ग्लूकोनियोजिनेसिस, इसमें भी क्या होता है? बनता तो ग्लूकोज ही है, लेकिन किससे बनता है? जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे कि हमने प्रोटीन के पाचन से लास्ट में क्या बनेगा? एमिनो एसिड बनेगा। वसा के पाचन से ग्लिसरॉल बनेगा। तो ये प्रोटीन और वसा भी लास्ट में जाके ग्लूकोज में ही चेंज होंगे, लेकिन जो प्रोसेस है, जो पाथ है, वो किस पाथ से चेंज होंगे? ग्लूकोनियोजिनेसिस। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस से भी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी और ग्लूकोनियोजिनेसिस से भी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी। लेकिन जो ग्लूकागोन जो हार्मोन है वो ओनली ग्लाइकोजिनोलाइसिस ही करता है, यानी ग्लाइकोजन को ही ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, न कि अदर कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस को। नेक्स्ट हमारी ग्रंथि आती है बीटा कोशिका। इससे स्रावित होने वाला हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन। इसका कार्य क्या है? यह इंसुलिन हार्मोन जस्ट ग्लूकागोन हार्मोन के रिवर्स कार्य करता है। ग्लूकागोन क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है और इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लाइकोजिनेसिस। तो जैसे कि जो हमने ग्लूकोज में अपना खाना लास्ट में ग्लूकोज में चेंज हुआ, अब हमें अभी इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो हम फ्यूचर में उस एनर्जी को स्टोर करने के लिए इंसुलिन क्या करेगा? इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देगा। लेकिन अगर हमारे ब्लड में इंसुलिन की कमी हो गई तो क्या होगा? हमें मधुमेह या डायबिटीज मेलाइटस रोग हो जाएगा और इस रोग के जो पेशेंट होते हैं वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज नहीं कर पाते हैं। उनका जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ऐसे पेशेंट को हमें पता है बार बार खाना खाने के लिए कहा जाता है कि भूखे नहीं रह सकते हैं। अगर भूखे रहते हैं तो उनको ज्यादा इंसुलिन देना पड़ता है, उनकी जो शुगर है उसका लेवल बढ़ जाता है। तो इस प्रकार इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। नेक्स्ट है गामा कोशिका। गामा कोशिका से स्रावित होने वाला हार्मोन है सोमेटोस्टेटिन। इसका कार्य क्या है? बचे हुए भोजन की स्वांगीकरण की अवधि बढ़ाना। स्वांगीकरण को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन, यानी बचे हुए भोजन का जो एब्जॉर्प्शन है उसको ये बढ़ाता है। अब हमारी आती है ग्रंथि वृषण, जिसे हम टेस्टिस भी कहते हैं। इसकी पोजीशन है नर में शरीर के बाहर वृषण कोश में ये पाए जाते हैं और इससे हार्मोन कौन सा स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि नर लैंगिक हार्मोन का नाम बताइए, तो हमें बताना है टेस्टोस्टेरोन। इसका कार्य क्या है? पहला कार्य है नर में लैंगिक अंगों का विकास करना। दूसरा है शुक्र जनन को प्रेरित करना। शुक्र जनन क्या होता है? नर में शुक्राणुओं की बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? शुक्र जनन। एंड थर्ड है नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करना। द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? जैसे नर में दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, शरीर पे बालों का आना, ये सारे हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। अब हम बात करेंगे अंडाशय। अंडाशय से स्रावित होने वाले दो हार्मोन होते हैं। पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन का कार्य है, पहला कार्य है मादा जननांगों का विकास करना और दूसरा कार्य है मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना। मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से हैं? जैसे कि उनकी आवाज का पतला होना, शरीर पे बालों का नहीं होना
और उनकी स्तनों का विकास होना आदि जो है इनके द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। थर्ड है इसका अंडजनन को प्रेरित करना। अंडों के निर्माण की प्रक्रिया को हम अंडजनन कहते हैं और ये कार्य भी एस्ट्रोजन के द्वारा होता है। दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, जिसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन की कमी से मिसकैरेज भी हो जाता है, तो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार हमने सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां, उनसे स्थापित होने वाले हार्मोन और हार्मोन से कार्य देखे, तो हम इनको चार्ट बना के भी इजीली याद कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम हमारा बन जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम का, सेकंड कॉलम बना देंगे उनसे स्थापित होने वाले हार्मोन्स एंड लास्ट कॉलम बन जाएगा हार्मोन्स की कार्य। तो इस तरीके से चार्ट बना के आप भी इनको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।